नमस्कार, आप सभी को अनुभूति चैनल में स्वागत है। आज हम प्लेटो का साहित्यिक सिद्धांत या उसकी काव्य संबंधी मान्यताओं को जानेंगे। तो आइए जान लेते हैं पहले प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्रतिष्ठित स्कूल में हुआ था, यानी कि उनका जन्म एथेंस में हुआ था। तो प्लेटो प्रसिद्ध यूनानी विचारक सुकरात का शिष्य था और वो मूलतः एक दार्शनिक एवं स्मृतिकारक ही था, पर उनकी अभिलाषा राजनीति में भाग लेनी थी। मूलतः वो क्या है, एक दार्शनिक थे, लेकिन उनकी इच्छा था कि वो राजनीति में भाग ले। गुरु शिष्य का ऐसा संबंध अत्यंत दुर्लभ है। प्लेटो वस्तुतः अपने गुरुदेव के विचारों का अभिव्यंजक बनकर ही संतुष्ट बना रहा, यानी कि वो गुरुदेव के हर एक बात को मानते थे। शिवत्व या सामाजिक कल्याण की भावना प्लेटो के व्यक्तित्व को सदैव अनुप्राणित किए रही है, यानी कि वो हमेशा सामाजिक कल्याण हेतु सोचते रहते हैं। आदर्शवादी लोक कल्याणकारी अंतर्दृष्टि प्लेटो के चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता है, यानी कि उनकी मूल विशेषता है आदर्शवाद और लोक कल्याणकारी भावना। तो उनके काव्य संबंधी दृष्टिकोण कुछ इस प्रकार है, जैसे कि प्लेटो ने काव्य की आदर्शवादी व्याख्या प्रस्तुत की है। उनके काव्य संबंधी मान्यताएं कुछ हम इस प्रकार से देख सकते हैं। पहला पॉइंट है देवी उत्पत्ति सिद्धांत। प्लेटो काव्य सृष्टि को अभ्यासजन्य या कौशलजन्य नहीं मानता है, बल्कि इसे देवी प्रेरणा या प्रस्फुरन का परिणाम मानते हैं। यानी कि उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अभ्यास से या कौशल से कोई भी रचना नहीं लिख सकते, काव्य नहीं लिख सकते, जब क्योंकि उसके लिए देवी प्रेरणा आवश्यक होता है। इस संबंध में वो शुंभक प्रस्तर का उदाहरण प्रस्तुत करता है और कहता है कि शुंभक केवल लोहे को अपनी ओर आकर्षक नहीं करता है, बल्कि उसको भी आकर्षक शक्ति प्रदान करता है। यानी कि लोहा शुंभक जिस प्रकार लोहे को आकर्षित करता है, उसी प्रकार लोहा भी शुंभक को आकर्षक शक्ति प्रदान करता है। जिस प्रकार शुंभक की आकर्षण शक्ति लोहे के छल्लों द्वारा श्रृंखला की अंतिम कड़ी तक को मिल जाती है, उसी प्रकार काव्य देवी अथवा देवी प्रेरणा प्राप्त व्यक्तियों के प्रेरणा प्राप्त करके देवी प्रेरणा प्राप्त व्यक्तियों की एक श्रृंखला बन जाती है। यानी कि जिस प्रकार चुंबक की शक्ति लोहे के अंतिम कड़ी तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार देवी प्रेरणा प्राप्त व्यक्तियों की सीमा बढ़ जाती है, या उनकी प्रेरणा प्राप्त करने के बाद रचनाकार और अच्छे से लिख सकते हैं। इसी प्रकार छल्लों की कई श्रृंखलाएँ रहती है, जैसे कि इसकी अंतिम कड़ी होती है दर्शक या पाठक, बीच की कड़ी होती है व्याख्याता या आलोचक, और आरंभ की कड़ी होती है कवि। यानी कि कवि लिखते हैं, उसके बाद व्याख्याता या आलोचक उसे आलोचना या व्याख्या करते हैं, उसके बाद उसको दर्शक या पाठक पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं। देवी प्रेरणा के संदर्भ में प्लेटो का कहना है कि काव्य देवी से प्रेरणा प्राप्त करने पर कभी अपने आप में नहीं रहता है, उसकी तर्क शक्ति समाप्त हो जाती है। अच्छे कवि अपनी रचनाएं विशेषकर महाकाव्य कला के कारण नहीं, बल्कि देवी प्रेरणा के वश में होकर ही रचते हैं, और ऐसे कवियों को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। और जब ये कवि काव्य रचना करता है तो ऐसा लगता है कि ईश्वर स्वयं बोल रहा है। यानी कि जो अच्छी कविता है, जो काव्य है, वो जो लिखते हैं, यानी कि जो कवि होते हैं, वो देवी से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, लिखते हैं, और जब वो प्रेरणा प्राप्त करके लिखते हैं तो वो अपने आप में नहीं रहते हैं, और जिस प्रकार की रचना कर लेते हैं वो सर्वोत्तम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है शिवत्व की भावना। प्लेटो के विचारात्मक सिद्धांत के दो पक्ष होते हैं, जैसे कि बोध सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत। तो बोध सिद्धांत में हमें यह बताया जाता है कि हमें किसी चीज़ का ज्ञान किस प्रकार होता है, और वास्तविकता के सिद्धांत में जगत संबंधी भावना को व्यक्त किया जाता है। यानी कि बोध यानी कि ज्ञान, और वास्तविकता यानी कि जो सही में हो रहे हैं। जगत संबंधी भावना के संदर्भ में व्यक्तियों की दो कोटियाँ हैं, जैसे कि एक दल जगत को परोक्ष सत्ता के छाया मानते हैं, और दूसरा दल उन लोगों का है जो भौतिक को ही सब कुछ मान लेता है, और जिसके निकट भावना का संसार कल्पना मात्र ही रह जाते हैं। और इसी सिद्धांत में शिवत्व भावना के सिद्धांत के बीच निहित है।
उनका कहना है कि मनुष्य के दो रूप होते हैं। पहला है विशिष्ट व्यक्ति के रूप में, जहाँ उसे सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील होना पड़ता है, यानी कि वो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं जिन्हें सत्य की प्राप्ति के लिए हमेशा कोशिश करना होता है। 2 नंबर पॉइंट है समाज के सदस्य के रूप में, जहाँ व्यक्ति को सदाचारी होना पड़ता है, यानी कि सदाचार यानी कि हमेशा अच्छी बातें करना है या समाज के लिए भला कार्य करना है। 3 नंबर पॉइंट है सत्य संबंधी अवधारणा। तो प्लेटो के अनुसार सत्य वो है जो समाज व व्यक्ति के नैतिक तथा आध्यात्मिक जीवन को बल प्रदान करता है। प्लेटो का कहना है कि जब कभी कोई प्राणियों या वस्तुओं की एक सामान्य संज्ञा होती है तो हम कल्पना कर लेते हैं कि उनका सामान्य आदर्श या रूप होगा, यानी कि सत्य जो है वो आध्यात्मिक जीवन को बल प्रदान करता है। 4 नंबर पॉइंट है काव्य और सत्य। प्लेटो मूल सत्य का कर्ता ईश्वर को मानता है। इसे संसार का अनुकरण करना ही काव्य है, यानी कि जो भी कार्य करता है सत्य का मूल कारण है ईश्वर और हम ईश्वर का अनुकरण करते हैं। इसी प्रकार प्लेटो के अनुसार काव्य सत्य से दूर भी है और अनुकरण के सिद्धांत अनुसार उनके समीप भी है। प्लेटो काव्य को सत्य से दूर मानता था। काव्य मात्र मनोरंजन की वस्तु होकर रह गया था। उसमें रोना, पीटना, शोक आदि के चित्रण की प्रचुरता थी। इसी कारण प्लेटो का कहना था कि काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं है, क्योंकि काव्य में क्या होता है, रोना धोना, तो ये तो साधारण सी बात है। तो इसीलिए काव्य का जो सत्य है वो जो दिखाते हैं वो सही में नहीं है। पलंग का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि बढ़ई पलंग के वास्तविक रूप से परिचित ना होते हुए भी उसका अनुकरण करता है, यानी कि जो पलंग है वो किस प्रकार का होगा उसे पता नहीं, लेकिन वो उसका अनुकरण करते हुए बनाते हैं। उसी प्रकार त्रासदी लेखक न तो अपने अनुकार्य की प्रकृति से परिचित होता है और न उसका स्वरूप ही अंकित कर पाते हैं, यानी कि जो ट्रेजेडी के लेखक होते हैं वो जिन लोगों की दुख या डर होता है वो असल में उतना अनुकरण नहीं कर पाता है, लेकिन उनके दुख को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। प्लेटो का कहना है कि कवि यश कृति के लिए तथा पाठक की वासनाओं को उत्तेजित करने के लिए ही लिखता है और ऐसा करने के लिए वो आवेगपूर्ण व उन्मादपूर्ण प्रकृति का चित्रण करता है, यानी कि लोगों की जो दशा है या लोग कवि को कृति पाने के लिए या यश पाने के लिए या अपने नाम कमाने के लिए ही वो लिखते हैं या लोगों को भावुक कर देते हैं। अतः प्लेटो के मतानुसार कवि आत्मा के सत्य के उद्भावन के लिए ही नहीं अपितु अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए भी लिखता है, यानी कि वो सिर्फ सत्य को ही नहीं दिखाता है बल्कि अपने आप को प्रसिद्ध बनाने के लिए भी वो लिख लेता है। 5 नंबर पॉइंट है काव्य का प्रयोजन। उन दिनों के काव्य के स्वरूप को देखकर प्लेटो ने काव्य पर अनैतिक होने का आरोप लगाया था। प्लेटो का कहना था कि काव्य जीवन के शिव दोनों पक्षों का निरूपण करता है और कभी कभी सदाचार पर दुराचार का विजय भी दिखा देता है। क्या होता है काव्य में कभी कभी सत्य पर असत्य का विजय भी दिखा देते हैं। तो प्लेटो सत्य और सदाचार को काव्य की कसौटी मानते थे। जो कविता मानव को शिक्षा नहीं देती है, सदाचार और समाज कल्याण में वृद्धि नहीं करती है, तो वो उसकी भर्त्सना करते थे और काव्य एवं कविता को मानव चरित्र के उत्थान और राष्ट्र के कल्याण में सहायक होना ही चाहिए। उनका मानना है कि जो काव्य या जो रचना मानव को अच्छा सही राह नहीं दिखाता है वो असल में काव्य नहीं है। 6 नंबर पॉइंट है शैली संबंधी विचार। प्लेटो का युग वाग्मित्वा का युग था। वाग्मित्वा यानी कि बोलना। उन्होंने वाक्पटुता संबंधी कुछ सिद्धांतों का निरूपण किया है। ये सिद्धांत लेखन कला शैली के संदर्भ में भी समान रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम कवि को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना होगा, यानी कि जो वो लिखेंगे उसके बारे में उसे जानना होगा। उनकी शैली ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वालों को प्रभावित कर सके। हाँ, प्रभावित तो होना ही होगा। नेक्स्ट है लेखन कला कुछ तो प्राकृतिक देन और जन्मजात होती है और कुछ अन्य उपन्यास से आती है। हाँ, लेखन कला कभी कभी प्राकृतिक भगवान से दिया हुआ होता है, कभी कभी जन्मजात होते हैं। नेक्स्ट है कवि को मानव मनोवैज्ञानिक का ज्ञान होना चाहिए, यानी मनोविश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए।
7 नंबर पॉइंट है अनुकरण सिद्धांत की मान्यता। तो प्लेटो का कहना है कि काव्य विषय से तादात्म्य केवल कवि के लिए ही नहीं, वाचक, सारण आदि के लिए भी अनिवार्य है, अन्यथा वो श्रोता या पाठक पर इच्छित प्रभाव डालने में सफल नहीं हो सकेगा। सत्य को काव्यात्मक महानता का प्रतिमान मानकर उन्होंने काव्य सत्य और जीवन के भेद के प्रति अपनी जिज्ञासा प्रकट की है। यानी कि प्लेटो ने क्या कहा है कि काव्य के विषय से काव्य के जो विषय होते हैं उसका संबंध सत्य से होना होगा, तभी जीवन सत्य पर जो भी जिज्ञासा है वो सामने प्रकट होगा। तो यहीं तक है प्लेटो का साहित्यिक सिद्धांत या उनकी मान्यता है। धन्यवाद।